प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A के फैसले को मुतफिका तौर पर कलअदम करार दे दिया। पीटीआई का शदीद एहतजाज, साबिक सदर ने चीफ जस्टिस को खुली धमकी दे दी। आईनी तरमीम के लिए राह हमवार, हुकूमत इजलास बुलाने के लिए तैयार। मौलाना फजलुर रहमान ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत और अपोजिशन से अपील कर दी। क्या हुकूमत तरमीम के लिए अपनी फील्डिंग सेट कर चुकी है? पीटीआई का जुमे के रोज डी चौक में शदीद एहतजाज का ऐलान। वजीर आला गंडापुर ने टास्क दे दिए। फोटोशूट वाले अराकीन को वार्निंग। डी चौक और बड़ी शाहराहें सील। मलेशियन वजीर आजम की मौजूदगी में सिक्योरिटी मामलात मजीद सख्त। वजीर दाखिला ने एहतजाज करने वालों को वार्निंग दे दी। क्या पीटीआई कल का कामयाब एहतजाज रिकॉर्ड करवा पाएगी? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बरतानवी वजीर आजम ने एहलिया की तरफ से वसूल किए गए तहाइफ स्कैंडल के बाद 6000 बरतानवी पाउंड्स की रकम वापस कर दी। क्या पाकिस्तानी हुक्मरान ऐसी अखलाकी मिसाल पेश कर सकते हैं? इसके अलावा बात करेंगे टास्क फोर्स के आईपीपीज के साथ मुज़ाकरात। कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। कौमी असम्बली पावर कमेटी इजलास में अहम इंकशाफात, तफसीलात क्या है इस हवाले से वो आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राना साहब, हम जिस तरह से जाहिर स्टार्ट यहीं से करेंगे क्योंकि जो इस वक्त मुल्क में सिचुएशन बनी हुई है और ख़ास तौर पे कैपिटल में अगर देखा जाए तो जो मामलात हैं वो आपने देखा होगा कि जिस तरह से तैयारियां हैं वो दोनों तरफ से मुकम्मल ही समझें। अगर ये देखा जाए कि पीटीआई तो वो भी मुतहर्रिक करिए, मोबिलाइज करिए अपने वर्कर्स को, और दूसरी तरफ हुकूमत भी वो जो तमाम नेसेसरी इकदाम उनको लगता है कि ज़रूरी हैं वो ले रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है पीटीआई कर पाएगी एहतजाज और हुकूमत होने देगी? देखें, हम एहतजाज का मतलब क्या लेते हैं? सिंपल सी बात है कि वो गवर्नमेंट खुद कामयाब बना देती है जब शहरों के रास्ते बंद हो जाएं, और उससे पहले दोनों तरफ से बढ़ के चलती हैं। वजीर दाखिला ने भी लगा दिया है और पूरी पीएमएलएन भी यही काम जोरों शोर से कर रही है। पीपल्स पार्टी भी कर रही है। उसके अंदर फिर सारी जमातें अपना अपना तड़का लगा रही हैं आगे, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में हो, वो शायद फकान अब्बासी की सूरत में हो, या हाफिज नईम साहब आ जाए जमात इस्लामी के। तो अपना अपना सबको सौदा तो बेचना है मार्केट में कि हम भी जिंदा रहें। कोई कंस्ट्रक्टिव तो किसी की तरफ से नहीं है, हर एक ने अपनी जिद और मैं में चलना है। तो बिल्कुल ठीक है। अब एहतजाज जो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि अली अमीन गंडापुर हर सूरत में चाहे 2 दिन लगे, उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना डी चौक। गवर्नमेंट ने उनको रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए हुए हैं, और उन इंतजाम के नतीजे में जो पैनिक फैलता है वो तो फैल चुका। स्कूलों ने छुट्टियां कर दी, प्राइवेट स्कूल्स ने, रास्ते बाहर से बंद है। शहर खुला रहे बेशक, लेकिन जो खबर बननी थी वो तो अभी से बननी शुरू हो गई। बहरहाल मलेशिया के वजीर आजम भी यहाँ मौजूद हैं और खान साहब को गुस्सा ही नहीं उतर रहा कि पिछली दफा मुझे डेट बदलवाई थी, बांग्लादेश की टीम थी, फलां था, और अब फिर अमीन गंडापुर ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं अब हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनको ये पता है आज 63A की डेवलपमेंट उनको कई दिन पहले से पता थी कि होने जा रही है, क्योंकि जिस किस्म की सहूलतकारी उनके लिए पहले की गई थी वो अब खत्म हो गई। अब जो लोग उस सहूलतकारी पे मेरे समेत बात कर रहे थे कि जी ये 3-2 का जो फैसला आया था वो आइन रीराइट करने का था, अब अगर हम उसे कहें ये दुरुस्त है तो उस पर आगे जी क्यों है जी, ये तो वही टाइमिंग है, उस वक्त भी सहूलत थी। तो भाई जब उमर अता बंदयाल थे 12 महीने 14 महीने वो बैठे रहे तरमीम इसके ऊपर फैसला दे के, रिव्यू लगा के खत्म कर देते। तो अगर आप फैसला नहीं कर सके तो आज आपको दूसरा फैसला सुनने को मिल रहा है, और लड़ाई तो होनी है, तंग आमद बजंग आमद दोनों तरफ से है। अच्छा आमिर इलियास राना साहब, जाहिर है हम ये इसके ऊपर भी बात करेंगे जो फैसला आया और उसके जो रिपरकशंस हैं, लेकिन ये बताइए कि जो अब तक जो रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करती रही है हुकूमत और रुकावटें लगाने तक ही उन्होंने अपने आप को महदूद रखा है, लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से बढ़ के मारने के अलावा कुछ जारहाना स्ट्रैटेजी भी देखने को मिल सकती है, कोई मनाजिर सीरियस हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वजीर दाखिला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की है कि पहले एहतजाज कहीं इस्लामाबाद के कोने में बाइजाजत हुआ तो रास्ते बंद करके और एक रास्ता दे दिया गया था कि आप वहां पे संजानी में पहुंच जाएं, लेकिन अब ये डी चौक में कह रहे हैं तो वो तो इजाजत ही नहीं दी है। तो फिर पकड़न दफड़न तो शुरू है, वो और सख्ती भी होगी, आंसू गैस के मनाजिर भी होंगे, और ठीक ठाक किस्म का पीटीआई के लोगों ने अपना जगह पे किया है कि हम एहतजाज करेंगे और हम नहीं रुकेंगे।
और खान साहब को भी पता है कि मैं अगर प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगा, जो उनके जहन में है कि शायद इस तरह वो कोई रास्ता निकाल पाएंगे, जो मुझे नहीं लगता कि इस प्रेशर से वो अब तक कोई बना नहीं सके बात ऐसी कि घबरा जाए फौजी एस्टेब्लिशमेंट कि इमरान खान से बात कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मजीद इमरान खान पे सख्ती होनी है। जी बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सर। आपने भी बात की और बिल्कुल ठीक की कि हुकूमत जो है ख़ुद खबर बना लेती है। कंटेनर इस इस्लामाबाद की हालत आप देखें तो जिस रास्ते पे भी जाएँ आपको कंटेनर नज़र आते हैं। इस तरह के सीन हमें कभी बगदाद में नज़र आते थे 2003 के, जब वहाँ अटैक्स हुए थे अमेरिकन ने किए थे, उसके बाद हमें नज़र शाम में नज़र आते, तो हम हैरान होते थे कि यार इनकी लाइफ कैसी होती होगी। यहाँ ब्लॉकेड हैं, यहाँ पे कंटेनर्स हैं, तलाशें हैं। वो अल्लाह के फजल से हम अब 10-15 सालों में आदी हो गए इस्लामाबाद के सारे। एक तो चलो आप रोक लेंगे, बहर से जो आ रहे हैं KPK से ज़्यादा आ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी हमने देखा है कि इनके खान साहब के बहुत सारे इनके चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं। आपने F9 पार्क में भी इनके जलसे देखे होंगे। और मोस्टली हमारे खैबर पख्तूनख्वा से जो भाई हैं जो यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हैं, आप और हमारी तरह, तो वो भी एक बड़ी उनकी पावर बेस है। तो खान साहब के उनको बहर से तो इतने लोगों की ज़रूरत ना पड़े, या मकामी तौर पर लोग अगर इस्लामाबाद के डी चौक तक आना चाहें तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई बहर से कोई मैन पावर चाहिए, उनको ये गंडापुर साहब चाहिए। तो यहाँ तो अच्छा खासा उनकी अपनी प्रेजेंस मौजूद है सर। माजी में हमने देखे हुए जलसे जो हैं वो मोस्टली यहीं के लोग होते हैं सर। इमरान खान की मौजूदगी रऊफ भाई और चीज है। इमरान खान की अदम मौजूदगी में मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी तक तो लोग उस तरह नहीं आए। संजानी में भी लोकल शिरकत नहीं थी, आप ये जहन में रखिएगा। पूरे पंजाब से और KP से लोगों को मोबिलाइज करके लाया गया था। और फिर भी मैं तो आज भी कहता हूं कि वो बहुत बड़ा जलसा नहीं था, बल्कि वो नाकाम जलसा था। PTI के जलसों को माजी को देखते हुए अगर हम बात करें तो अब मोबिलाइज कितना किया है, गवर्नमेंट रोकेगी कितना, ये हमें आपको कल और परसों में मिल जाएगा। लेकिन अवामी शिरकत मुझे नजर नहीं आ रही अभी तक PTI के जलसों जुलूसों में। तो ये उसको गंडापुर साहब को कैसे रोकेंगे? चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, वो तो चाहते हैं, मेरा ख्याल मुझे उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स नजर आती है। वो तो यही लगती है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जाना चाहते हैं, रोक के दिखें, फेडरल आना चाहते हैं, रोक के दिखें। ये चीज़ कल को एक्सप्लॉइट करेंगे कि देखें जी आपने KP का वज़ीर आला आना चाहते हैं, आप उसको आने नहीं देते, आप फेडरेशन जो है उसको खतरे में डाल रहे हैं। वो तो पॉइंट स्कोरिंग चाहेंगे, वो तो चाहेंगे कि रोकें। ये रोकते हैं तो ये इशू बनेगा, नहीं रोकते तो वो फिर आके इधर डी चौक में बैठ जाएंगे। और खान साहब का मकसद भी यही है। मेरा ख्याल है हुकूमत और अपोजिशन दोनों आवाम से तो साइड पे हो चुकी हैं। दोनों को ये परवाह नहीं है कि इससे कारोबार तबाह होगा या लोगों की जिंदगी खराब होगी। ये दोनों इससे मुबर्रा है। तो अवाम को परवाह है नहीं, अवाम को ये परवाह है। अब मैं जो एक बात कहता होता हूँ, एक रिपीट कर देता हूँ, हम तो अपने अपने लुटेरों में हम बटे हुए हैं सर। अगर लुटेरा हमारी मर्जी का होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लगता है अवाम को इस बात की परवाह है कि उनका कारोबार तबाह हो रहा है, उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, मुल्क क्याटिक उसमें सिचुएशन में? वो तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मतलब बटे हुए हैं सारे सर। नहीं, बटे भी हुए हैं लेकिन ला ताल्लुक भी हैं। मैंने इसीलिए कहा कि लोग अब उस तरह नहीं आते कि लोगों को अपनी घर की रोटी रोजी का भी है, सियासी जिद्दोजहद में बढ़कर जरूर आते हैं, लेकिन वो शिरकत नहीं है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जिसको पसंद करता है उसकी हर बुरी चीज भी उसे अच्छी लगती है, अच्छी तो लगनी है। लेकिन मसला भी यही है ना कि आम आदमी है कहाँ, किसकी फिक्र में मौजूद है। अगर थोड़े बहुत हालात सेट होने लगते हैं तो खान साहब का ख्याल ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए ताकि उनके लिए कोई रास्ता बने। और वो मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, वो समझते हैं कि इस एहतजाज के कराने से वो इस्टेब्लिशमेंट को, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के घुटने टिकवा देंगे, तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वजीर दाखिला साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े अरसे बाद नमूदार हुए हैं, मतलब सीन पर आए हैं। तो आपका ख्याल है कि इनकी गुफ्तगू को PTI सीरियस लेती है, मीडिया लोग सीरियस लेते हैं उनकी? तो या कहीं से वो अपने जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं स्ट्रेंथ का, पावर का, स्टेट की एक अपनी दहशत होती है, पावर होती है, तो ये नकवी साहब की गुफ्तगू से तो कभी नहीं लगता कि वो कोई बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग कर रहे हैं या उनके पैगाम को आगे उनके अपोनेंट्स जो हैं या एजिटेटर सीरियस लेते होंगे? क्योंकि पूरा 1.5 साल में हमने देखा, इससे पहले भी वो बड़ा इफेक्टिवली वो ये कंट्रोल करने में तो नाकाम रहे हैं। इस्लामाबाद को जिस तरह कंटेनर सिटी बना दिया है और जिस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, उनको सीरियस लिया जाता है बाकी इन मामलात में कि वो जो कह रहे हैं वही कुछ होगा? नहीं, आप उनको सीरियस न ले। उनकी बात को लोग ये समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट का मैसेंजर है, तो वो मैसेज उनकी कुव्वत से ही है। उनकी अपनी पॉलिटिकल कुव्वत तो कोई नहीं है, ना उनकी हुकूमत में कोई कुव्वत है। तो उनके पीछे तो फौजी बेस ही है ना, कि जिनके बलबूते पे वो इस वक्त आजाद सेनेटर बने, जैसे फैसल वावडा बने सिंध से, ये पंजाब से बन गए। तो वो नुमाइंदे हैं, दोनों की ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो मैंने भी आपको बात सिंपल सी कही है कि ये लड़ाई इमरान खान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की है।
और लगे हुए हैं वो मैसेज देने पे, और जवाब उनकी तरफ से आ गया कि आप आए, हम आपको दिखाएंगे कि फिर आप आते कैसे हैं। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये इन कंपनी न्यूट्रल हैं, फौज वर्सेस इमरान खान साहब एक दूसरे को डील करें, ये आराम से बैठे, इन्हें कोई परवाह नहीं है, मसला भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को भी कहीं पे कोई हमें नज़र नहीं आते इतने। अगर पिछले दिनों हमने देखा बड़ा क्यास था, पार्लियामेंट में छापे हुए, पीटीआई के लोग पकड़े गए, मार धाड़, पर्चे, मुकदमे, उनके रिमांड लिया गया, कहीं पे ये इंटीरियर मिनिस्टर और कहीं पे आपको शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आते। बाद में वही माफ़ी तलाफ़ी की गई और फिर उन पे केसेस वगैरह ख़त्म किए गए। तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त न्यूट्रल हैं, वो इस पूरे खेल में, गेम में कहीं पे नहीं है कि आपस में कर लो यार। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है कि जब जिसको बोलना हो उसको सामने लाया जाता है। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है, अच्छाई और बुराई उन्हीं के ऊपर है। कल नवाज शरीफ साहब थोड़ा बहुत बोले हैं, बात करके उन्होंने इमरान खान की ही बात की, अपनी बात की, लेकिन ये एक तासुर बनाया जा रहा है कि जी वो मजे ले रहे हैं पीएमएलएन वाले। बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा वोट बैंक तो इनका गया पब्लिक से। नुकसान तो सियासी तौर पे अगर किसी जमात को हुआ है तो वो पीएमएलएन है। लेकिन हुकूमत तो मिल गई ना राना साहब, अगर वोट बैंक भी गया, वो कहते हैं इलेक्शन जीत भी नहीं रहे थे, फॉर्म 47 पे जितवाया गया, मार धाड़ की गई, कुट शुट चेंज करा कर होकर जो भी था केसेस से खत्म करा कर राना साहब उन्होंने बिठा तो दिया संसद पे, इक़्तिदार पे तो बिठा दिया है, तो मतलब वोट बैंक खत्म ही हुआ। तो इसके बावजूद दे आर द बेनिफिशरीज, बेनिफिट तो उनको है सारा इसका सर। नहीं तो बेनिफिट तो वो ले रहे हैं। 2018 में यही मारकुट करके पीटीआई को बिठा दिया गया था और वो बड़े खुशी खुशी बैठ गए थे। आज पीएमएलएन और उनके तादी बैठ गए। इसमें तो कुछ चीज छुपी नहीं है रो भाई, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि आज बुरा बहुत ज्यादा लग रहा है। 2018 में जिनको ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, नहीं राणा साहब ये भी खुशी खुशी बैठ गए हैं, जैसे इमरान खान साहब 2018 में बैठ गए, ये भी खुशी खुशी बैठे हैं या भारी दिल के साथ बैठे हैं सर? नहीं, शहबाज शरीफ साहब को आप ये नहीं कह सकते कि वो भारी दिल के साथ बैठे हैं। अच्छा। वो बैठे हैं, वज़ीर आज़म है, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दौड़ भाग भी कर रहे हैं। आपके और हमारे लिए कर्जे लेके आए अभी IMF से मजीद काम करने के लिए। अच्छा, आप भी अमेरिका, कोई बात नहीं, आप भी यूएसए में गए हुए थे कवर करने के लिए अपने चैनल के लिए, शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, कोई मुलाकातें हुई वहाँ पे, कोई पता चला, कोई आप गुफ्तगू वगैरह, कोई ब्रीफिंग, कोई पाकिस्तान के हालात पे या अदरवाइज कोई मुलाकात हुई होगी सहाफ़ियों की वहाँ से इनसे? नहीं, मेरी वैसे तो मुलाकात हुई थी लेकिन कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं था क्योंकि इन्होंने स्पीच की और अगर कोई चांस था कुछ इंटरव्यूज वगैरह लोगों के साथ थे तो ये फौरन वहां से निकल आए थे क्योंकि पहले रुकना था। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ भी एक मीटिंग थी लेकिन ये स्पीच के साथ इतने खुश थे कि बेहतरीन तकरीर हो गई, नेतन्याहू को इन्होंने उनकी मौजूदगी में जवाब दिया, ये निकल आए। फिर प्रेस टॉक तो इन्होंने लंदन में आके की थी। ये तो खैर उन्होंने समझदारी की कि एक अच्छा काम हो गया, अच्छी तकरीर हो गया कि इसके बाद सहाफ़ियों से ना मिले, कोई ऐसी बातचीत ना हो जाए कि सारा इम्पैक्ट ज़ायल हो जाए। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया और इसको कहा जा रहा है कि जनाब के ये जानबूझकर, जो बात आपने भी की है कि पहले भी लग सकता था, टाइमिंग के हवाले से इस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि क्योंकि अभी यहाँ पर वोटिंग होनी है, तरमीम आनी है, तो वो जो PTI के आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया या नहीं करने दिया गया उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, जो 8 रुकनी था, तो उनके लिए रास्ता खोला गया कि जनाब आप जाएँ 10-12 बंदे जो चाहिए वो पूरे कर लें। तो आपको लगता है कि ये सारा जो कुछ हुआ है ये इसको रिवर्स किया, जो कि ठीक किया गया? मैं फिर कहूँगा, मेरी अपनी एक इस पर राय है जैसे आपने भी दी कि बड़ा गलत फैसला था उमर अता बंदियाल साहब का जिसको आज करेक्ट किया गया है, लेकिन सब कह रहे हैं कि इसके बेनिफिशियरी क्योंकि काजी साहब खुद हैं, लिहाजा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगी। आप इसको इस तरह भी देखें, जैसे मैंने 18 और 24 की बात की ना, तो जो तफसीली फैसला 11 अगस्त तक आ सकता था मखसूस नशिस्तों का, वो 14 सितंबर को क्यों आया 8 जजों का? तो सबने अपनी अपनी टाइमिंग रखी हुई है। ये मैं और आप बहस करते हैं इस मुल्क के लिए, इसके इदारों के लिए, ये हमारे सर में दर्द है साफियों के कि जी ये है, वो सब अपनी अपनी टाइमिंग पे चलते हैं। उस वक्त तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ठीक था जब मंसूर अली शाह और काजी फायजी साहब ठीक थे, लेकिन जब मंसूर अली बड़े अदब और एहतराम के साथ कहूंगा कि उनको समझ आई कि पता नहीं मुझे 3 साल बाद कौन जीता है तेरे सर होने तक, अगर मैं काजी साहब की उम्र बढ़ गई 65 साल से 68 हो गई चीफ जस्टिस की, तो क्या होगा? तो फिर फैसले में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो उनका भी मौजूद था। लिहाजा यहाँ पे सबको ये सारे एक जैसे में गिने जाएंगे। मतलब ये काजी साहब ने जी सर जब ये फैसला किया है, ये मैंने न्यूयॉर्क से उस दिन खबर दी थी 27 को ही कि जो 7 अक्टूबर है उस दिन ये सेशन हो सकते हैं दोनों के, बशर्ते कि 63A का फैसला आ जाए।
प्लानिंग पूरी की हुई थी, वोटिंग की भी इन्होंने पूरी की हुई है। अब आप और हम देखेंगे कल परसों में डेट आ जाएगी, क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है, ये फैसला करके अब आईनी तरमीम करेंगे। राणा साहब, आपके पास शहर के अंदर की खबरें होती हैं, ये कैसे बंदे पूरे कर रहे हैं? मौलाना साहब ने तो आज कह दिया जनाब कि तरमीम करने का ये वक्त नहीं है, डिले करें, डेफर करें। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वही वाला काम करेंगे। वो पीटीआई के 10-12 बंदे जो हैं उनको मतलब अपने साथ मिला के इंडिपेंडेंट करा के वोट डलवाएंगे, और अगर वो कल को डिस्क्वालीफाई हो भी गए, अगर क्लास वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है, वहाँ से उनको डिस्क्वालिफिकेशन भी शायद ना हो सके, तो क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा? नंबर तो पूरे नहीं है। मौलाना साहब के साथ अभी बातचीत इनकी फाइनल नहीं है, मौलाना कहते हैं उसके बाद मुझे मिलने भी नहीं है 11 से, मेरा ख्याल है उसके बाद अच्छे खासे दिन हो गए। तो क्या खबर है सर आपके पास कि हाउ विल दे डू दैट? देखें, मैं आपको बताऊं, 8 MNA मौलाना फजलुर रहमान के और 5 सेनेटर हैं। ठीक है, तो 8 MNA इनके बावजूद 2 MNA इन्हें और चाहिए थे जो इन्होंने काबू किए हुए पीटीआई के। अब 63A लगने के बाद और जब ये नजर आया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तेज हो गए कि भाई ये तो मेरी तो सारी सौदेबाजी खराब हो रही है। उन्होंने भी प्रेशर टैक्टिक्स बड़े तेजी से शुरू किए हैं और ठीक ठाक किए हैं कि वो पीटीआई और गवर्नमेंट दोनों को एंगेज किए हुए हैं। आप ये ना समझें कि मौलाना फजलुर रहमान का हतमी फैसला आ चुका हुआ है। हो सकता है कि असूली तौर पे वो 73 के आइन के तनाजुर में देखें कि अब जो तरमीम का नया मसवदा है वो उनको काबिल कबूल है और वो भी वोट डाल दें, और गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वोट ले उनके। वैसे आपको लगता नहीं है कि मौलाना साहब जो है, हालांकि मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं कि मौलाना साहब इतनी जल्दी से ये सारी गेम बनी बनाई, इतनी एफर्ट्स, फिर सऊदी अरेबिया का टेलीफोन, मतलब बहुत सारा दबाव है, प्रेशर्स हैं। अदरवाइज ये जो तरमीम आज उन्होंने हटाई है, ये मौलाना साहब को मैसेज दिया गया कि भाईजान आप आए हमारे साथ मिल जाएं, नहीं तो दूसरा वाया भटिंडा तो हम ये काम करने वाले हैं। सो मौलाना साहब को भी मैसेज है कि मिल जाएं, या आप समझते हैं मौलाना साहब असूल पे डटे रहेंगे और अपनी बस मिस कर चुके हैं कि जनाब वट कम मैंने नहीं इनके साथ मिलना, मैंने तरमीमें नहीं करनी? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को वोट का रास्ता दिया जाना चाहिए और उनसे पॉलिटिकली सौदेबाजी होनी चाहिए, जो कि हो रही है और होगी भी सही। आखिरी लम्हे तक कोशिश होगी कि ये आईनी तरमीम में मौलाना साहब का अंगूठा जरूर मौजूद हो, और उसके अंदर उनको जो बदले में सियासी तौर पे चाहिए होगा वो भी ये भी देने की तैयारी करेंगे। मौलाना के अंदर पार्टी में ये बात है कि हमारा बड़ा फायदा हुआ है कि जब से हम अपोजिशन में बैठे हैं, जो हमारी पोजीशन पीडीएम की गवर्नमेंट में खराब हुई, उनके साहबजादे के हवाले से, वजारत हाउसिंग के हवाले से जो इल्जामात लगे वो काफी धुलने लगे, और उन्होंने धोए जिन्होंने हमेशा इल्जाम लगाए इन पर। तो अभी उनके अंदर भी गुमगुम की कैफियत है, लेकिन बात तो यह है कि क्या पेशकश क्या आती है। अच्छा सर, ये बताएं कि मुझे इसी तरह की मिलती जुलती मेरी रीडिंग है सर, असेसमेंट है कि जैसे इन्होंने जब इमरान खान साहब को हटाना था, आपको याद होगा 2022 में ये तरीके एतमाद लेकर आए थे, उस वक्त भी यही शोर होगा डाला गया था कि जनाब के 20 के करीब कोई ये पीटीआई के बागी ग्रुप है, फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, उनको सिंध हाउस में रखा गया और उनकी फिल्में बनी, उनके जनाब इंटरव्यूज़ हुए, तो उन्होंने मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया। और बाद में हमने देखा किसी भी पीटीआई के बंदे का वोट नहीं था इमरान खान के खिलाफ, लिहाजा उन्होंने उसको वैलिडिटी दी थी कि एक इसकी पोलिटिकल और मॉरल एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब को उनके बंदे तोड़ के हमने हटाया तो एक और क्यास होगा। अभी भी आपको लगता है कि वो मौलाना साहब को वो बंदे तो वो दिखा रहे हैं पीटीआई के, ये हमारे पास 8, 10, 12 हैं, तो अल्टीमेटली मौलाना साहब को कहेंगे आप तरमीम में डालें हक, ताकि इसकी मॉरल, लीगल और पॉलिटिकल जो ऑथेंटिसिटी है वो कायम रहे। सो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि कोशिश करेंगे कि मौलाना का वोट इसमें डले, पीटीआई का आज़ाद अरकान का वोट ना डले इसमें। देखिए, मौलाना के वोट डलने से ना सिर्फ पीटीआई के 2 अरकान की कौमी असेंबली में जरूरत थी, सेनेट में तो वैसी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होगी कि ये वो आपने कहा कि मौत दिखा के बुखार कबूल कराना, बिल्कुल ये इस चक्कर में है कि मौलाना किसी तरह राजी हो जाए, और मौलाना को भी पता है कि उनको राजी करने के लिए हर हरबा इख्तियार किया जाएगा और किया जा रहा है। तो बहरहाल देखना तो ये है ना कि रसमरी वजारत के ऊपर जाएंगे या सिर्फ बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पुरकशिश पेशकश की तरफ जाएंगे। ये बताएं कि मौलाना साहब ने बड़ी मेहनत के बाद, मैं कहूँगा बड़ी समझदारी से, इमरान खान साहब को उनसे ज़रा थोड़ा सीखना चाहिए, अगरचे मुश्किल काम है, कि कैसे उन्होंने एक पेशेंस के साथ वेट किया है। टाइमिंग देखें उनकी, 8 महीने वो भी इनसे हार्ड थे कि मुझे इस्तेमाल करके डंप कर दिया मौलाना साहब, जो है मेरे साथ पावर शेयरिंग नहीं की, हमें कहीं पे हिस्सा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी टाइमिंग का इंतजार किया। जो ही लोहा गर्म हुआ वो सामने के सामने आ गए हैं, उन्होंने अपनी शरायत, अपनी डीलें। क्या मौलाना साहब ये मौका ज़ायद जाने देंगे? फिर तो कोई नियर फ्यूचर में ऐसी, मेरा ख्याल है, इस तरह की डील, इस तरह का माहौल, इस तरह की मजबूरियाँ शायद बड़े लंबे अरसे तक ना आ सकें। सो मौलाना साहब जो है आखिरी लम्हे पे
वो कोई ना कोई डील कट करेंगे, या आप समझते हैं कि बस मिस कर देंगे और वो 73 के आइन के तहत असूल पर स्टैंड लेके इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे? देखिए मौलाना सही सियासत के असूली वसूली खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है। और असूली के बाद वाला ये जो असूली के बाद वाला ये लफ्ज है वो तो मैं हज़फ मैं करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। असूली तक ठीक है सर, नहीं सियासी वसूली भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई पैसों की बात नहीं की, मैंने भी नहीं की सर, मैंने सिंपल ये कहा मैं कि ये वसूली वाला लफ्ज थोड़ा सा ये सख्त है। मैंने कहा इसको राजनीति का जो खेल है ना सर, ये अपने सियासी फायदे का खेल है। इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि इखलाक कहाँ खड़ा है और कानून कहाँ खड़ा है। यहाँ पे है अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा उथे ला। हमारी सियासत आइन कानून सारा इसी पे बेस है। अच्छा ये बताएं सर जी कि आजकल हम देख रहे हैं पीटीआई बड़ी अग्रेसिव हुई है। कल हमने देखा मुस्तफैन काजमी साहब, अदरवाइज वो जेंटलमैन है, सिविल सर्वेंट रहे हैं, बड़ा उन्होंने अपना डेकोरम रखा हुआ है। कल वो अपना टेम्पर लूज करके उन्होंने थ्रेट किया वो चीफ जस्टिस साहब को जी कि आप हमारे खिलाफ फैसला देकर देखें, बहर 500 वकील खड़ा है फिर देख लेंगे। आज आरिफ अलवी साहब ने थ्रेट किया है, उन्होंने कहा जनाब आप पाकिस्तान, आप रिटायर होने के बाद पाकिस्तान रहकर देखें। आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो यहाँ पे थे उस वक्त, मैं नहीं था, भी आया था इस्लामाबाद में जब ये 98 की बात है मेरा ख्याल है, जब ये नवाज शरीफ साहब का इसी तरह चीफ जस्टिस सजाद अली शाह से टकराव हुआ था और वो उन्होंने भी वो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करा दिया था। आपको लगता है अगले 15-20 दिनों में अगर इसी तरह कन्फ्लिक्ट बढ़ी तो कोई इस पे ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तरह का कोई अटैक दोबारा हो सकता है? पीटीआई ये अपनी परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है जो नवाज शरीफ साहब दौर में हुई थी, उनकी पार्टी ने की थी? बात यह है जी, मुस्तफैन काजमी साहब हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं सर, लेकिन उन्होंने भी 35 ही खेला है और ठीक ठाक खेला है आपके और हमारी स्क्रीनों पे कि वो नजर में आगे, वरना वो घर पे बैठे हुए पीटीआई के लीडर थे। पीपल्स पार्टी से वो अंदर से वो पीपल्स पार्टी थे सारी जिंदगी, चाहे वो सीडीए के मुलाजिम थे। और उसके बाद अगर वो कल ये हरकत ना करते तो आप टॉक शोज में कहाँ देखते उन्हें। बस उन्होंने अपना काम कर लिया, थोड़ी सी एक दो चार दिन बाद जमानत भी हो जाएगी, वकालत तो उनके पास है मौजूद, और इस मुल्क में वकीलों को पकड़ता कौन है। और बस उनका काम हो गया है जो सियासी तौर पर वो करना चाह रहे थे। कल आपको देखे ना, मिसाल यूसुफजई ने जरा सी तो बात की थी, तो आज वो एडवाइजर है वहां केपी में, और उन्होंने ही कमाल ये दिखाया कि उन्होंने बैरिस्टर गौर के खिलाफ जर्नलिस्टों को फीड किया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बड़ा बुज़दिल है, और इमरान खान ने अगले दिन कहा कि मैंने मतलब ये बड़ी ज्यादती है बैरिस्टर गौर के साथ। मतलब आप रोक भाई ये देखें कि इमरान खान खेल क्या खेल रहे हैं। ये तो सारे पॉलिटिकल खेल रहे हैं, ये तो सारे पॉलिटिकल, मेरा ख्याल है आप इनको ज्यादा जानते हैं, ये हमने भी करीब से देखा है। ये तो लड़ाते रहते हैं पार्टी में, ये लीडरशिप को तो सूट करता है कि पार्टी के अंदर लोग जो है डांस सोटा चलाते रहे और उनके दरबार में आए और वो फैसला करें कौन ठीक है गलत है। ये तो सूट करते हैं। पीएम नवाज में देखें, या ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब के दरमियान, या ख्वाजा आसिफ साहब और उसके बाद ये शाहिद खकान अब्बासी साहब के दरमियान, या साद रफीक साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, इवन जवेद हाशमी साहब। ये तो बड़ी पार्टी तो हर ग्रुप में ये पार्टी में चलती है सर जी। पीपल्स पार्टी में भी थी अमीन फहीम साहब वर्सेस जरदारी साहब, या फिर बेनजीर भुट्टो साहब का ग्रुप था, जरदारी साहब का अलहदा ग्रुप था, वो तो चलता रहता है बॉस। नहीं तो यही मैं कह रहा हूं ना कि इसके अंदर कोई असूल की सियासत तो नहीं ना हो रही, चाहे वो सियासी जमातों की आपस में है। बात ही खत्म कर दी वसूली वाली सियासत कह के, असूली तो खत्म हो गई, वसूली वाला काम करके दोबारा ठीक पे आ गए ना। मेहरबानी ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राणा साहब हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे इस फैसले के हवाले से, और फिर उसके बाद जो इस फैसले के ऊपर रिएक्शन आया है, जुडिशरी के भी मामला कुछ क्रिटिकल हैं, 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, एक तो ये बताइए कि अभी जैसे आमिर इलियास राणा साहब ये बात कर रहे थे कि जो पीटीआई का संजानी का प्रोटेस्ट था, या फिर उसके बाद भी जो हमने देखा जो जलसा हुआ, वो इतनी मोबिलाइजेशन नहीं थी। अब एक थोड़ी सी जिस तरह आपने बात की कि इस्लामाबाद की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, और डी चौक एक पीटीआई का सिंबल रहा है हमेशा से, प्रोटेस्ट सिंबल। एंड सेकेंडली, अगर 5 लाख बंदा निकल आता है तो क्या होगा? ये जिस तरीके का क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और कंटेनर्स, ये हुकूमत ये इकदाम करती है, इससे ज्यादा नहीं सिंपैथी गेन करती पीटीआई और ज्यादा हाइप नहीं मिलती इस चीज को? 2-3 चीजें। 5 लाख बंदा तो बहुत बड़ी चीज होता है, 20,000 बंदा भी आ जाए, 10-20 हजार बंदे बहुत। मैं एक एग्जैजरेटेड फिगर की बात, इतना भी निकला है तो क्या हो जाएगा? एग्जैजरेशन खान साहब तो 30 लाख ला रहे थे, अगर आपको याद हो, जब उन्होंने आर्मी चीफ का
उस वक्त अपॉइंटमेंट होनी थी, तो उस वक्त तो 30 लाख उन्होंने लाना था। 30 लाख तो खैर अपनी जगह पे, यहाँ तो 10-15 हज़ार बंदा ही आ जाए तो शहर में बहुत बड़ी एक तादाद लगती है, बड़ा ह्यूज एक पावर शो होता है। ये थोड़ा सा कहना ना ज्यादती होगी इमरान खान साहब या पीटीआई को, जनाब कि आप संजानी में बहुत बड़ा जलसा नहीं कर सके। पहले आपने क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया? क्या आपने सबको खुला वो कर दिया, सड़कें खोल दी, कोई पुलिस नहीं है, रेंजर्स नहीं है, कोई पटाखे नहीं है, आंसू गैस नहीं है, रुकावटें नहीं है, गिरफ्तारी मार धाड़ नहीं है। पहले आपने उस पर सड़कें ब्लॉक की, कंटेनर लगाए, फिर उसके बाद थ्रेट्स की और बहुत सारी चीज़ें की, फिर टाइम आपने दे दिया जनाब 4 से 7 बजे तक आप 3 घंटे करेंगे। पॉलिटिकल जलसे इस तरीके के नहीं होते, लिहाजा पहले सारी पाबंदियाँ करने के बाद और रास्ते रोकने के बाद फिर कहें पीटीआई को कि जनाब आप तो बंदे इकट्ठे नहीं कर सके, उतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जितना हम समझते थे। इट्स अनफेयर। पहले फिर खुला आप उनको दें, फिर उनको वो करने दें, फिर जलसा वो 10 बंदे लाएं, 10 लाख लाएं या 10,000 जाए, फिर एक आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये फेयर बात होगी कि वो जलसा उनका नाकाम हुआ या लाहौर वाला जो था वो छोटा था बड़ा था। इतने सारी पाबंदियों के बाद, इतने बड़े क्रैक डाउन के बाद जिस तरह की हुई है, पूरी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी जेल में है, फिर भी आम वर्कर ने, आम लोगों ने बैठ के अगर इतना बड़ा जलसा भी कर लिया है तो मैं तो इसको कामयाबी उनकी समझता हूँ एक चीज़। लिहाजा वो तो नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब की उनकी अदम मौजूदगी में जलसे इतने बुरे नहीं थे, मुनासिब थे इतनी तमाम तर सख्ती के बावजूद। नो कमिंग टू द पॉइंट, नो दैट्स अ बिग गैम्बल जो इमरान खान साहब खेल रहे हैं। और मेरा ख्याल इस वक्त तो जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं वो कोई मुझे तो अच्छी नहीं लग रही उनकी स्टेट ऑफ माइंड के। फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गुस्सा है। चलो मान लिया फॉर राइट रीज़न होगा कि उन्हें लगता है कि रियासती इदारों ने या हुकूमतों ने, एजेंसियों ने या बाकी जितने भी यहाँ पे पावरफुल लोग हैं उन्होंने उनके साथ ज्यादती की है, गलत केसेस बनाए, उनके स्पाउस पे बनाए, सजाएं दिलवाई, तोशा खाने का बना लिया, सैफर का बना लिया, इद्दत का बना लिया और मतलब 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के सब कुछ बना लिया और मुझे जेल में डाल के फिर मेरे ऊपर इन इलेक्शन जो मेरे थे, आवाम निकली मेरे लिए 8 फरवरी को, वो भी चोरी कर लिया, सीटें भी चोरी कर ली, चेयरमैनशिप भी ले ली, फिर आपसे मतलब है झंडा भी ले लिया, बल्ला भी ले लिया, बंदे भी ले लिए और आखिर में मैं जेल में बैठा हूँ। और वो मुखालिफ जिनके बारे में कहते थे करप्ट हैं, जिनके हमें कहते थे पाकिस्तान को लूट कर खा गए, दुनिया भर के 5 बरियाज में जदादे बना लिए, उनको आपने दोबारा वापस पावर में ले आए। खान साहब का एक जुमला था जो बड़ा वो हिट हुआ था, उन्होंने कहा मुझे अगर हटाना है तो मेरी जगह को अच्छे लोग लेकर तो आते। ये बड़ा सेल किया था, मतलब आम आदमी को समझ आती थी। मतलब खान साहब की नलायकियाँ, उनकी पार्टी की, उनकी हुकूमत की करप्शन वो अपनी जगह पर हम हाईलाइट भी करते रहे, हमने सजाएं भी भुगती हैं उसकी। लेकिन ये बात तो उनका पॉइंट उनमें वजन था कि 3 साल पहले तो इन्हीं को करप्शन चार्जेस पे हटा रहे थे, जिनको प्रोटोकॉल के साथ अब आपने सबको बैठ के वो क्लीन चिट दी है। या आप उस वक्त गलत थे, जो आपके उस वक्त का मतलब है अगर कमांड थी, कमांडर से जनरल उस वक्त बाजवा थे या फैज थे, फिर उनका ट्रायल करें कि भाई जब आपने कैसे उनको इस तरीके से करना है, या आज आप गलत हैं। सो आपका जब दिल चाहे उस साइड पे खड़े हो जाए, जब दिल चाहे इधर साइड पे खड़े हो, जिससे लोगों में भी एक एंगर आता है कि जनाब का एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है, एक एस्टेब्लिशमेंट एक के साथ खड़ी हो जाती है, दूसरी आती है दूसरे के साथ खड़ी हो जाती है। सो खान साहब को ये सारे गुस्से हैं, एंगर हैं, फिर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। उमर अता बंदियाल साहब जब तक बैठे थे उनको फील होता था कि जैसे आई प्रोटेक्शन, पीछे से साकिब निसार साहब उनको सपोर्ट दे रहे थे। फिर उन्होंने वकीलों का एक बड़ा तगड़ा सा लाहौर का जो ग्रुप है वो इकट्ठा कर लिया था, अहमद तारिक रहीम साहब, उसके बाद ये एतजाज एहसन साहब, फिर आपके ये लतीफ़ खोसा साहब हो गए। तो ये सारा वो ग्रुप था जो पीछे उसमें साकिब निसार साहब बैठे जो गाइड करते थे। उनकी 2-3 ऑडियो भी आई होती हैं अगर आपको याद हो, और साथ में वो उसको ये हैंडल कर रहे थे इनको, उमर अता बंदियाल साहब को। सो वो सारी चीज़ें जब हटी हैं, तितर बितर हुई हैं, काजी साहब आए हैं, तो साहब खान साहब को लगता है कि मेरे लिए वो रिलीफ भी खत्म हो गया, मेरी पार्टी के लिए भी खत्म हो गया, मजीद मुझे सजाएं देने का वो हो रहा है। खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे भी लड़ के देख लिया, उन्होंने कांग्रेस में भी वहां पे करारदाद आ गई, यूएनओ की भी एक रिपोर्ट पे उनका आ गया, उन्होंने इकोनॉमिस्ट में भी आर्टिकल छप गया, तो वहां पे टेलीग्राफ में भी छप गया, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ लंदन में एडिटोरियल भी छप के सब कुछ करके उन्होंने करा के देख लिया। वहां पे डोनाल्ड लू को बुला के वो कांग्रेस की हेयरिंग भी करा ली, हंगामे सब कुछ करके देख रहे। स्टिल इज इन जेल, स्टिल इज आउट ऑफ पावर। उसके बावजूद वो IMF की डील भी उनको मिल गई है, इनको शहबाज शरीफ साहब को, अमेरिकन भी साथ खड़े हुए हैं, चाइनीज भी हैं, सऊदीज भी हैं। सो खान साहब को इन तमाम चीज़ों का सिनारियो नजर आ रहा है, वो यही आ रहा है कि जनाब इसका मतलब 3 साल मजीद काजी साहब अगर बैठते हैं और वही 3 साल आर्मी चीफ को भी मिलते हैं, अगर एज बढ़ाते हैं तो आई एम गॉन, आई एम डूम्ड। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जो मुझे फील होती है, जिसके तहत खान साहब इतने बड़े वो सख्त और गुस्सीले और मतलब एग्रेसिव फैसले कर रहे हैं। प्लेइंग हिज लास्ट कार्ड्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीजन कि उनको लगता है कि अब और कोई सोल्यूशन नहीं रह गया, ये अगर इस टाइम पे नहीं रोका गया तो। वो जो मैं बात अभी कह रहा था मौला फजल रहमान साहब वाली, इवन जरदारी साहब वाली, इवन
गिलानी साहब को देख लें, इवन नवाज शरीफ साहब को देख लें, वो इनको नहीं देख रहे। खान समझते हैं मैं कुछ और चीज़ हूँ, मैं ना जरदारी हूँ, ना मैं नवाज शरीफ हूँ, ना मैं गिलानी हूँ, तो ना राजा परवेज अशरफ हूँ, तो ना मैं मौलाना हूँ, मैं फलाना, मैं हूँ। मैं लिहाजा ऐसे चीज़ें करूँगा, अनयूजुअल करूँगा, जो बिल्कुल दूसरों से हट करूँगी, और उन्हें फील भी होता है कि मैं इस कौम का लाडला हूँ, मैं हीरो हूँ, मैंने एक बड़ी लंबी जंग लड़नी है, इस कौम को अजीम बनाना है, तो मैं हूँ, मैं इनकी तरह नहीं हूँ। लिहाजा वो इनकी तरह की सियासत या इनकी तरह का पेशेंस नहीं है उनमें। मतलब जरदारी साहब को देखें, 2011 में जो मैंने किताब में हवाला दिया था, सलमान फारूकी साहब ने लिखा कि जनरल कियानी को उनको न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया था, जो CMH का था, उसने कहा भाई साहब आपको, ये जरदारी साहब सदर थे, ये कोलैप्स कर गए एक दिन वहाँ पे, उस पर ये ऐवान सदर में, तो बुलाया गया इमरजेंसी में कि जनाब ये तो सदर साहब तो बेचारे ये कोलैप्स कर गए। तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा था, बाद में इनको दुबई भी ले गए थे, उन्होंने कहा जनाब ये 2011 ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। आज वो दोबारा वो सदर बन के बैठे हुए हैं जनाब, आज वो हंसते होंगे मेरा ख्याल न्यूरोलॉजिस्ट पे भी। और क्या नहीं सब कब के रिटायर होकर 2013 में चले गए, 10 साल हो गए, वो वापस हैं। नवाज शरीफ साहब 10 साल के लिए गए, वापस है। गिलानी साहब को ये 7 साल सजा दी थी जनाब मुशर्रफ ने नैब के जरिए, वो तो उसके बाद वजीर आजम बने। राजा परवेज अशरफ साहब को देख लें, मतलब देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जिसके बाद लोग वो सब्र तहम्मुल के साथ वापस पावर में आए हैं। खान साहब के पास वो नहीं है, वो कहते हैं माई वे हाईवे, अभी का बचा। लेकिन साहब इसमें एक काउंटर ये भी आर्गुमेंट है कि खान साहब के पास वो मार्जिन्स भी नहीं हैं, जो इससे पहले शायद जिस तरह भी आपने हवाला दिया कि यही एस्टैब्लिशमेंट थी और यही मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी, और इस तरह केसेस बने और उनको गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई और फिर वापस उनको क्लीन चिट दे के बिठा दिया गया। सो प्रॉब्ली देयर सर्टेन टैक्टिक्स जो कि इन सियासतदानों को आते हैं, और खान साहब शायद अपनी सारी कश्तियां इस तरह से जला देते हैं कि फैसले भी बिल्कुल एक्सट्रीम पे आते हैं, और फिर खान साहब को भोला ना समझे, जो खान साहब को भोला समझते रहे ना, उन्होंने क्या कहते हैं, probably there's lack of political wisdom, एक हीरोइज्म होता है, आप अपने आप को एक नार्सिज्म होता है, नरगिसियत पसंदी होती है। खान साहब उसमें से नहीं निकल सके, ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ कि मैं हूँ। ये उनकी तकरीरें देख ले, मैं भी नहीं कर, उनकी तकरीरें देख ले, सबको पता है। जब आप अपने साथ इतना रोमांस डेवलप कर लेते हो और लोग इतना सारा आपसे प्यार करते हो, वोट देते हो, जाने देते हो, बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। दैट्स वेरी नेचुरल, ये किसी का भी हो जाएगा। 4 बंदे मतलब लाइटर रोड हमारे साथ सेल्फी ले लें तो शाम तक हमारा दिमाग खराब रहता है। 4 बंदे ने सेल्फी ले लिया हमसे यार, यहाँ पे 4 लाख बंदा सपोज नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें खान साहब के नारे मार रहा होता है। दिमाग खराब होना एक नेचुरल सी चीज़ है। फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, अथॉरिटी मिल जाए, लीडर बन जाए, नारे मार रहे हो, लोग आपके लिए मरने को तैयार हूँ, तो उस लेवल में बंदा फिर यही समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही कुछ करना है। खान साहब को प्रॉब्लम ये है, ना वो किसी की सुनते हैं, ना किसी की मानते हैं, ना किसी को अपने से ज़्यादा वो समझदार या बेहतर समझते हैं। जब आप इस फेज ऑफ माइंड पे जाते हो, किसी को सुनने को तैयार ही नहीं होते। अब किसी को जरूरत नहीं है उनकी पार्टी के अंदर के खान साहब से बात कर सके कि सर ये काम हम ना करें। जो करने की कोशिश करते हो किसी के जरिए कहलवा देते हैं, जैसे वो बता रहे थे, मैं इसी पे आना चाह रही हूं, ये कवर्ड है, ये गद्दार है, ये डर गया है, एजेंसियों से ये टाउट है। तो कौन पार्टी में बात करे? पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी इनकी, अब सारा वकीलों का ग्रुप इनके करीब है 1 साल से। कोई एक पॉलिटिकल आदमी बताएं जो खान साहब से मिलता हो, जो इनका कोर पार्टी का, जो पॉलिटिक्स समझता हो, ट्रिक समझता हो, खान साहब उसकी सुनते हो या उसकी इज्जत। खान साहब किसकी इज्जत करते हैं पार्टी में? नेम एनीवन। आपने कभी सुना है पार्टी में किसी एक बंदे का कान ने कहा हो कि मैं इस बंदे की बड़ी इज्जत करता हूं पार्टी में? नेम एनीवन आप बताएं कोई एक नाम जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहा होता है, वो टाइमली उनका फेवरेट नहीं, नॉट एट ऑल, नोबडी नोस। आजकल एक बंदा उनको पसंद है जो मार धाड़ पे तुला हुआ है कि बंदे मारो या मार जाओ, एक गोली चलेगी हम 10 चाड़े। वो कौन है? अलीमीन गंडापुर साहब है। सो हीरोइक स्टंट्स पसंद है उन्हें। एक मौला जट चाहिए जिसके हाथ में गंडासा हो। गंडापुर साहब को उन्हें लगता है कि ये मौला जट है, इनके हाथ में गंडासा है, नाम भी मिलता जुलता है उस तरीके से। तो उन्होंने कहा जनाब गंडापुर साहब मेरे हीरो हैं। इसके अलावा खान साहब ने कभी जिंदगी में अपनी पार्टी के किसी बंदे की तारीफ कर दी हो कि यार बड़ा समझदार आदमी है, मैं इसे मशवरा लेता हूं, मैं इसकी बात सुनता हूं। ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद यही बात करेंगे कि क्या ये जो लीडरशिप है पीटीआई की, ये इसको पुल ऑफ कर सकेगी? खासतौर पर अली अमीन गंडापुर पहुंच जाएंगे? इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब ये बताइए कि जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच जाएंगे कल डी चौक या परसों डी चौक, क्योंकि पिछले 2 जगहों पे तो हमने देखा नहीं पहुंच सके थे। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें पहुंचने दिया जाएगा, आई डाउट के, और इसलिए फौज और रेंजर्स वगैरह भी बुला ली गई है, क्योंकि ये खान साहब का मकसद है कि जनाब के डी चौक में आके फिर धरना दिया जाए, फिर वो नहीं उठेंगे यहाँ से। साथ में डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, सुप्रीम कोर्ट साथ है, फिर पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो रिपीट करना चाहते हैं 2014 वाली वो हिस्ट्री। और मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने ये इस दफ़ा इजाज़त देगी हुकूमत कि हम वो गलती करें जो चौधरी निसार अली खान साहब ने की थी। वज़ीर दाखिला थे इमरान खान साहब ने उनके साथ वादा किया था 2014 में कि हम जी आप पारा से आगे नहीं आएंगे, हमें आप पारा तक आना दे। पहले फैज़ाबाद रोका गया था, तो चौधरी साहब ने
इमरान खान साहब से दोस्त, पुरानी दोस्ती एशियन कॉलेज के दौर से, दोस्ती के चक्कर में उनके वादे पे एतबार कर लिया। सियासतदान का वादा हो तो फिर वो लोग तो वैसे नहीं पूरे करते, तो लिहाजा वो वहाँ से जब अपारा तक आए कि आने दें, तो अपारा के बाद फिर खान साहब रुके नहीं थे, वो सीधे ये डी चौक आए थे और 126 दिन बैठे थे। इसी वजह से चौधरी निसार अली खान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान इसी चीज़ पे उनसे वो हुई थी, नाराजगी शुरू हुई थी कि भाई साहब आप अपनी दोस्ती निभाते रहे, आप बातें करते रहे, आप खान साहब को लेकर आए थे, शायद आपने हमारे खिलाफ जो साजिश की, आप इसका हिस्सा थे। ये उन पर इस तरह के इल्जाम तो पार्टी के अंदर से लगे, आप वजीर दाखिला थे, आपने उनको कैसे आने दिया यहाँ तक। सो ये वन ऑफ द रीजन थी कि खान साहब ने वादा पूरा नहीं किया, सीधे यहाँ तक पहुंचे। उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब के साथ अपनी जितनी भी दोस्ती थी, 50-60 साल की दोस्ती थी, उन्होंने उसको यूज किया था एक उस वादे के लिए कि भाई साहब कि हम नहीं आएंगे, और वो आए। अब यही वाली चीज जो है इन पे भी बोझ है इस वक्त। ये इंटीरियर मिनिस्टर जो नकवी साहब, क्या नकवी साहब जो हैं वो अगर इनको आने देते हैं तो फिर इसके बाद सारा उन्हीं पे बोझ होगा, बर्डन होगा। नंबर 1 नहीं आने देते एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि वो मुखालफिन तो कह रहे हैं, उस वक्त ये काशिफ अब्बासी साहब भी हमारे साथ थे कि खान साहब ने कंपनी जो है, बाकी लोगों को तो शायद खुदा ना खासा लाशें चाहिए, इसलिए वो अग्रेशन है, अग्रेशन चीजें हैं। कोई ऐसे खतरनाक या खुदा ना खासा बुरे ऑप्टिक्स हो सकते हैं। कोशिश करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, कोशिश की जाएगी कि कोई खुदा ना खासा क्यास हो, ये प्रॉब्लम हो, ये चांस इमरान खान साहब यूज करना चाहेंगे कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जी यहीं पे शंघाई कॉन्फ्रेंस का एक हमें बताया जा रहा है। फिर इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपकी मतलब है कि जो इनका मुखालफिन कहते हैं हुकूमत की, IMF की डील मिल गई है, उन्हें फील होता है कि अगर महंगाई कम हो रही है, चीज़ें कुछ स्टेबलाइज हो रही हैं। खान साहब को लगता है कि चीज़ें सारी अगर स्टेबलाइज हुई, उधर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में उनको फैसला कर दिया, तरमीम आ जाती है, तो आई एम डूम्ड। लिहाजा वो इस चांस इस मौके को इसलिए उन्होंने पंप किया हुआ है इसको, गंडापुर साहब को, कि वो हीरो है, जबरदस्त है, ये पंप करने में तो फिर बंदा आसमान पे चढ़ दे, नीचे कहाँ पे आता है। ठीक है क्लास साहब, डिस्कशन के लिए तो मजीद भी अभी टाइम थोड़ा है, वरना बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।